अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। एक तो बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब आज 11 से 12 मुकदमात में अदालतों में मौजूद हैं। यानी आज तकरीबन 12 से 14 इमरान खान के मुकदमात लगे हुए हैं, जहां पर इमरान खान की जमानत होनी है। यानी 200 से 250 केसेस इमरान खान के ऊपर थोप दिए गए हैं, कर दिए गए हैं, और रोजाना की बुनियाद पर अदालतों में इमरान खान को बेसिकली उलझा दिया गया है। लतीफ खोसा साहब का यह कहना है कि जब तक इमरान खान मौजूद है, ये इंतखाबात में नहीं जाएंगे, ये हर हद तक जाएंगे और इमरान खान को इतना इररेलेवेंट कर देंगे कि सिर्फ इलेक्शन से बाहर करना हल नहीं है, बल्कि किसी तरह से पॉलिटिक्स से माइनस कर दें, किसी तरह से बिल्कुल ही माइनस कर दें, उसके बाद ही इलेक्शंस में जाएंगे। और ख्वाजा आसिफ साहब की भी स्टेटमेंट है कि फसाद और फितना माइनस हो गया। और फिर शहबाज शरीफ साहब का आपको ट्वीट याद होगा कि जहां पर उन्होंने फौरी तौर पर एक ऐसी मुहिम का जिक्र कर दिया आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब के हवाले से कि कातलाना हमला हो सकता है, और एक ऐसी मुहिम जो कि सोशल मीडिया पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था, और एक बड़ी यानी आई डोंट नो कि कहां पर उन्हें नजर आई है, और उसके बाद उन्होंने वो ट्वीट कर दिया है। लेकिन इस वक्त जो भी सूरत बन रही है, उसमें सबसे बड़ी परेशानी मौलाना फजल रहमान साहब के लिए हो गई है। यानी मौलाना साहब के लिए सारी सूरत अजाब बन गई है। मौलाना साहब इररेलेवेंट हो गए, उन्हें अंधेरा नजर आ रहा है और दिन में तारे नजर आ रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। ये वही मौलाना साहब हैं जिन्होंने असल में ये हुकूमत गिराई थी, जिन्होंने असल में रिजीम चेंज के जो असल सहूलतकार साबित हुए थे, मौलाना फजल रहमान साहब हुए थे। कभी जरदारी के पास जा रहे हैं, कभी नवाज शरीफ साहब से मिलने जा रहे हैं, कभी मरियम साहिबा से मिल रहे हैं, कभी बिलावल से मिल रहे हैं, और जोड़ तोड़ करके उन्होंने दिस वे दैट वे बहरहाल एक हुकूमत गिरा दी। उसके बाद 14 महीनों में इस मुल्क के अंदर तबाही निकल गई, एक मैसिव क्रैकडाउन हुआ, एक पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो गई, साथियों के साथ जुल्म हो गया। लेकिन मौलाना साहब ने अपनी जुबान दांतों के नीचे दिए रखी और खामोश रहे और कहीं गायब रहे, फिर सामने आए, और उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर थाईलैंड का दौरा किया, और थाईलैंड मसाजों के लिए मशहूर है। तो मौलाना साहब थाईलैंड चले गए, लेकिन उन्होंने जो मौजूदा मुल्क के अंदर हालात हुए उस पर बातचीत नहीं की। लेकिन अब मौलाना साहब के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है, खासतौर पर दुबई के अंदर जो मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है, यानी जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, बड़े प्लेयर नवाज शरीफ और जरदारी, इन्होंने जो मिलकर दुबई में प्लानिंग की है कि लाहे अमल क्या होगा, हमने किस तरह बंदर बांट करनी है, किस तरह से मामला आगे चलेंगे, उसको लेकर मौलाना साहब के कान खड़े हो गए कि जी ये कुछ हो रहा है। यानी जो खिचड़ी असल में मैंने पकाई थी, ये सारे खिचड़ी कोई और खाने जा रहे हैं। मैं तो कह रहा था सीट एडजस्टमेंट करें, मुझे भी एकोमोडेट करें, मुझे प्रेसिडेंट की तरफ लेकर जाएं, मेरे बेटे को दूसरी तरफ लेकर जाएं, हम सबको एकोमोडेट करें, सब मिलकर खाएं। लेकिन ये तो बात कहीं और निकल गई है। मौलाना साहब ने साफियों से गैर रस्मी मुलाकात की है, और मौलाना साहब का ये कहना है कि दुबई जो मीटिंग हुई है वो मुझे एतमाद में नहीं लिया गया, और गैर एतमाद में लिए मुझे मीटिंग हुई है। यानी मौलाना साहब को किसी ने मैसेज तो दूर की बात है, यानी मिस कॉल भी नहीं दी कि हम दुबई में मीटिंग करने वाले हैं। मौलाना साहब को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया कि आप जाएं, वो थाईलैंड घूम कर आए, आप आगे पीछे देखते रहें। लेकिन बहरहाल मौलाना का स्टेक इतना नजर नहीं आ रहा, खैबर पख्तूनख्वा में तो बिल्कुल नहीं है, और पंजाब में तो है ही कोई नहीं। मौलाना साहब चाह रहे थे कि पंजाब में किसी तरह से उनके साथ सीट एडजस्टमेंट होती, लेकिन वो होते हुए नजर नहीं आ रही। मौलाना साहब ने यह भी कहा गैर रस्मी मुलाकात में, जो रिपोर्ट हुई है, कि पीडीएम एक तहरीक थी जिसकी अब जरूरत नहीं है। यानी ये बाज़ाब्ता तौर पर वो पीडीएम को खत्म कर रहे हैं, तहलील कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि पीडीएम की अब जरूरत नहीं थी। यानी पीडीएम का मकसद यह था कि एक हुकूमत गिरानी है, और हुकूमत गिराने के वो सहूलतकार बनेंगे, अहलकार बनेंगे, और हुकूमत इन्होंने गिरा दी है, केओस बर्पा कर दिया है, और अब मौलाना साहब के मुताबिक उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम तहरीक अदम एतमाद भी नहीं लाना चाहते थे, हम तो सड़कों पर आना चाहते थे। हम चाहते थे कि सड़कों के ऊपर इतना प्रेशर डेवलप कर दें कि इमरान खान की हुकूमत गिर जाए। यानी ये एक अजीब भोंडी सी बात है, क्योंकि मौलाना साहब को सब जानते हैं, वक्त कभी इधर मिल रहा है, कभी उधर मिल रहा है। लेकिन अगर मौलाना साहब ठीक भी कह रहे हैं कि वो तहरीक अदम एतमाद नहीं लाना चाह रहे थे, तो फिर कौन था वो तहरीक अदम एतमाद जिसने लाने के लिए मजबूर किया? कौन था जिसने लोगों को तोड़ा? कौन था जिसने सिंध हाउस के अंदर मंडियां लगवाई? कौन था जो फैसिलिटेट कर रहा था? कौन सा सारे मामलात को स्टेप बाय स्टेप मैनेज कर रहा था? और कौन था जिसने यकीनी बनाया कि अदालत के बाद फाइनली अदालत ने पार्लियामेंट के अंदर इंटरवीन किया, और पार्लियामेंट को बाकायदा से अहकामात जारी किए, इतने टाइम पर नो कॉन्फिडेंस मोशन होगी, इतने टाइम पर ये होगा, इतने टाइम पर अगला वज़ीर आज़म हल्फ उठाएगा। तो फिर कौन था जो ये सारी चीजें बुनियादी तौर पर मैनेज करवा रहा था? उसके बाद उन्होंने कहा, जी मौलाना साहब ने कहा, पीपल्स पार्टी से तो मेरा कोई शिकवा नहीं है, लेकिन नून लीग से तो शिकवा है। और नून लीग जाहिर है मौलाना साहब जानते हैं कि नून लीग एक दफा फिर उनके साथ हाथ करेगी। उसके बाद जनरल फैज हमीद साहब के बारे में उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा जनरल फैज हमीद मुझसे मुलाकात करना चाह रहे थे, उन्होंने मुझे मुलाकात के लिए बुलाया है, तो मैं नहीं गया उनके पास, बल्कि वो खुद मेरे पास आए हैं, और आकर उन्होंने कहा कि जी हम आपको मैं आपको सेनेट का चेयरमैन देखना चाह रहा हूँ, और मैं आपको दो तीन अहम तरीन पोजीशंस पर देखना चाह रहा हूँ। जिस पर मैंने खुलकर इनकार कर दिया, जी मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ये चीजें नहीं लूंगा, मैं इस तरह से कोई बैकडोर डील नहीं करूंगा, मैं उसूल की सियासत करूंगा। हालांकि आपको याद है कि मौलाना साहब इस असेंबली का रुकन नहीं थे, मौलाना साहब हार गए थे, और कोई स्टेक भी नहीं था इस असेंबली के अंदर, और मौलाना साहब ने बड़ा रोला डाला था कि हल्फ ही नहीं उठाने चाहिए, यानी असेंबली के अंदर कोई भी ना जाए। मौलाना साहब ने यह सोचा था कि अगर मैं नहीं जा रहा तो बाकी भी ना जाए। यानी जब मौलाना साहब के हवाले से तहकीकात हुई थी, तो उस वक्त तकरीबन 50 लाख रुपए की लस्सी की खबरें चल रही थी कि 50 लाख रुपए की कम से कम लस्सी मौलाना साहब पी गए,
اور ابھی مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض انہیں اس وقت آفر کر رہے تھے کہ آپ کو ادھر دیکھنا چاہتے ہیں، ادھر دیکھنا چاہتے ہیں، ادھر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے ان ساری چیزوں سے انکار کر دیا تھا، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی یعنی تحریک کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ بڑی اہم ترین چیزیں ہیں، اور لیٹس سی کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، چونکہ پی ڈی ایم اب ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ ایک اور خبر یہ ہے، جو خبر رپورٹ ہو رہی ہے احسن اقبال صاحب کے حوالے سے، ارسطو کے نام سے جانے جاتے ہیں، پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ سب سے سیانے، سب سے زیادہ پڑھے لکھے، سب سے زیادہ پاکستان کے لیے کسی نے خدمات کی ہیں تو احسن اقبال صاحب لوگوں کے بقول یا میڈیا کے بقول انہوں نے کی ہیں۔ ان کا ایک بیان تھا کہ چائنا نے باقاعدہ سے ایک ہنٹ دی تھی یا میسج کنوے کیا تھا، یا چائنا کے اندر ایک سوچ تھی کہ 2018 میں تحریک انصاف کو اقتدار میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب چائنا آپ کو پتا ہے نان انٹرفیئرنس کی پالیسی پر چل رہا ہے۔ انٹرنیشنل ریلیشن جب آپ پڑھتے ہیں تو چائنا ہمیشہ سے کریٹیک رہا ہے دوسرے ممالک کی انٹرفیئرنس میں، اسی وجہ سے چائنا اور امریکہ کے تنازع تائیوان کے اوپر اور مختلف معاملات کے اوپر چل رہے ہیں، اور چائنا ہمیشہ سے نان انٹرفیئرنس پالیسی کو لے کر چل رہا ہے۔ لیکن ارسطو صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ چائنا اصل میں پاکستانی معاملات میں انٹرفیئر کر رہا تھا، اور ایک چاہ رہا تھا کہ 2018 میں پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت نہ آئے، یعنی کہ سی پیک پی ٹی آئی کی وجہ سے متاثر ہوا۔ اس کا چائنیز کونسل جنرل نے پی ٹی آئی کے دور میں سی پیک کو مکمل طور پر تسلی بخش اور اطمینان بخش قرار دے دیا ہے۔ اب یہ اگین پاکستان میں سی پیک، مذہب اور مختلف چیزوں کو لے کر سیاست ہوتی ہے، فارن آفس پاکستان کی پولیٹکس کا شکار ہوتی ہے، پاکستان کے اندر آئی ایم ایف یا کوئی بھی معاشی ڈیل اس طرح کی چیزوں کا شکار ہوتی ہے، پاکستان کے اندر مذہب پولیٹکس کا شکار ہوتا ہے، اور یہ بدقسمتی ہے کہ ان ساری چیزوں کو صرف پولیٹیکل مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔